जय हिंद इंडिया। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। आज हम बात करेंगे बेसिकली किसके बारे में, G20 की जो समिट हुई है 2021 में, उसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और उस मीटिंग में क्या क्या आउटकम्स आए, मतलब क्या क्या की पॉइंट्स में बात हुई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं G20 है क्या, मतलब G20 का मतलब क्या होता है। G20 मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ का ग्रुप होता है, ग्रुप है जिसको G20 बोलते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इसका काम क्या होता है बेसिकली, ये किस लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन रखने के लिए, इन सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए G20 बनाया गया था। ठीक है, G20 में 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, इसको मिला करके बनाया गया था। ये डेवलप्ड कुछ ग्लोबल इकोनॉमी है, जो लाइक कुछ डेवलप कंट्रीज़ हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिनका इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत अच्छा है या बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, उन कंट्रीज़ को मिला करके उन कंट्रीज़ को मिला करके बनाया गया था ग्रुप G20। ओके, नाउ G20 के बारे में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं G20 क्यों न्यूज़ में है, वो मैं आपको बताता हूँ। G20 की अभी समिट हुई है 2021 में, कहाँ पे हुई है? रोम में हुई है। इटली का एक शहर है रोम, वहाँ पे मीटिंग हुई है 30 से 31 अक्टूबर 2021। ठीक है, ये 16वीं मीटिंग है अब तक की G20 की। अभी तक की जितनी मीटिंग हुई उसमें 16th नंबर की ये मीटिंग थी। होस्ट किसने किया? इटली ने होस्ट किया है। इसके पहले वाली 2020 की मीटिंग कहाँ हुई थी? रियाद में हुई थी। अब 2022 में जो मीटिंग होने वाली वो कहाँ होगी? बाली में होगी। वो हमें पता होना चाहिए क्योंकि जो चीज़ें न्यूज़ में होती है उसके आगे पीछे का भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब नेक्स्ट मीटिंग जहाँ भी होने वाली है वो चीज़ 100% न्यूज़ में होगी। नाउ पार्टिसिपेट कौन कौन से कंट्रीज़ किया है, तो ये तो कॉमन सी बात है कि G20 कंट्रीज सारे पार्टिसिपेट करेंगे जितना कंट्रीज उसके मेंबर हैं। उसके साथ ही साथ हमेशा किसी भी ग्रुप का अगर मान लीजिए मीटिंग होता है तो उसमें इनवाइट करते हैं कुछ कंट्रीज जो उसकी मेंबर्स नहीं है, बट उनको इन्वाइट किया जाता है एज ए इन्वाइटेड गेस्ट। तो उसमें कौन कौन से गेस्ट हैं? ब्रुनोई हो गया, कांगो हो गया, नीदरलैंड हो गया, रवांडा हो गया, सिंगापुर हो गया, स्पेन हो गया। ये इन्वाइटेड गेस्ट के फॉर्म में उसको बुलाया गया था। नाउ गुड न्यूज़ ये है हमारे लिए कि G20 का मेंबर हमारा प्यारा भारत भी है। तो इंडिया इसका मेंबर है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि G20 का मेंबर इंडिया है। ओके, इसलिए G20 के बारे में आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए। इंडिया के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर हैं? अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सारी कंट्रीज G20 के मेंबर्स हैं। नाउ आपने सुना होगा G7, G8, G20, G6, बेसिकली इनमें क्या फ़र्क है और इनका क्या मतलब होता है। तो पहले G6 बनाया गया, 6 कंट्रीज़ का ग्रुप बनाया गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 6 कंट्रीज़ का ग्रुप बनाया गया जिसको G6 बोलते हैं। बाद में उसको कनाडा को ऐड किया गया। ये डेवलप्ड कंट्रीज थी बेसिकली, उसको फिर G7 बना दिया गया। जब वो कनाडा ऐड हो गया तो ग्रुप ऑफ 7 हो गया। फिर बाद में क्या किया, 1997 में उसमें रसिया को भी ऐड कर दिया गया तो वो G8 हो गया। फिर 2014 में क्या हुआ, रसिया को G8 से हटा दिया गया तो वो अगेन G7 हो गया। हटाया क्यों गया? क्योंकि 2014 में रशिया ने क्या किया, यूक्रेन से क्रीमिया वाला पार्ट हड़प लिया। तो उससे क्या हो गया, G7 की सारी कंट्रीज डिसएग्री हो गई और उससे गुस्सा होकर उसको ग्रुप से ही बाहर कर दिया और G7 मतलब G8 कंट्रीज फिर से G7 में कन्वर्ट हो गया ये ग्रुप। और जो G20 की बात कर रहा हूँ तो ये सारी G8 की सारी कंट्रीज उसके मेंबर हैं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स भी हैं उसमें जो डेवलप्ड या अच्छी कंट्रीज हैं जिनका अच्छा ग्रोथ चल रहा है, उनको जोड़ के बनाया गया G20। तो G20 के मेंबर्स पता होने चाहिए आपको। G6, G7, G8 क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ G20 की जो मीटिंग हुई है उसका मोटो क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोटो G20 की जो अभी मीटिंग हुई है उसका मोटो क्या है। मोटो है पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब है कोई जो अर्थ पूरा प्लैनेट है उसमें पूरे ह्यूमन बींग जितना आदमी है पूरे ह्यूमन बींग के प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड बात कही गई है, सबके सुख समृद्धि से रिलेटेड बात कही गई है। अब जिस भी जगह में मीटिंग होती है उसके नाम से डिक्लेरेशन मतलब एक डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया जाता है या ऑन पेपर कुछ बातें बताई जाती हैं जो उसमें टॉपिक में जो बेसिकली उस मीटिंग में बात कही जाती है, उन टॉपिक्स को इसमें लिखा जाता है। जैसे G20 की रोम की अभी डिक्लेरेशन के बारे में हम बात करें, क्योंकि मीटिंग रोम में हुई थी तो रोम डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं। तो रोम डिक्लेरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात की है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है? बेसिकली जो क्लाइमेट में चेंज होते हैं ग्रेजुअली, उसके बारे में बात की गई है। चेंज क्यों होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ता है या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्लाइमेट चेंज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली इसमें बात कही गई है। तो जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें बात कही गई थी 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए बेसिकली
उसको उस पर्टिकुलर जगह में कंट्रोल करने के लिए बात कही गई थी। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो एमिशन, कार्बन का जीरो एमिशन में हमें काम करना पड़ेगा। जो कार्बन रिलीज होता है बेसिकली उसका परसेंटेज बिल्कुल नील होना चाहिए, मतलब हम जितना भी कार्बन रिलीज हो रहा है, अगर 100% पार्टिकल्स कार्बन के रिलीज हो रहे हैं तो 100% पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करने का हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी कार्बन हम रिलीज करेंगे उतना ही ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और अगर ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट चेंज के कितने हार्म्स हैं वो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि सारे आइस मेल्ट हो जाएंगे, कुछ आइलैंड्स तो डूब भी जाएंगे, और सी लेवल राइज हो जाएगा, तो जो समुद्र के किनारे में शहर बसे वो सब डूब जाएंगे, और बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी, सनलाइट्स वगैरह के बहुत सारे इशूज आएंगे, तो क्लाइमेट ही चेंज आएगा बेसिकली। तो हमारे रहने के अनुकूल जो माहौल बना हुआ है, जो वातावरण है वो बदल जाएगा, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप खुद इमेजिन कर सकते हो। उसको कंट्रोल करने की बात की गई है। कंट्रोल कैसे करना है, कार्बन रिडक्शन करने के, जो कार्बन प्रोड्यूस करते हैं उसको रिड्यूस करना है, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस करनी है। जीरो तो हम नहीं कर सकते बट उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी हो जाए, लाइक हम बहुत गार्डन लगा लें, पेड़ पौधे बहुत सारे लगा लें, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो वो कार्बन उस फॉर्मेट में जाकर के यूज किया जा सकता है। तो ग्लोब की वार्मनेस मतलब हीट कम की जा सकती है ये प्रोसीजर के थ्रू। तो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए बात की गई है बेसिकली। वो कैसे हो सकता है, हम ग्रीन एनर्जी यूज करके उसको, जो हम कार्बन एमिशंस वाले चीजें यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल कोयला, इनको स्टॉप करके हम ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज को यूज कर सकते हैं, उसके प्रमोट करने की बात कही गई है। अगर आपको ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कोई भी डाउट है मैं उसका लिंक अपने वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, नाउ इसमें जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि सबको हमें एक साथ कुछ ना कुछ इफेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली क्लाइमेट के चेंज को कंट्रोल करने के लिए। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि इंडिया ने इसी पर्टिकुलर समिट में क्या डिमांड किया है, एनएसजी का मेंबरशिप के लिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबरशिप के लिए बात किया है इंडिया ने, कि हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनाया जाए। क्यों डिमांड बोला है, क्यों बोला है ऐसा इसलिए बोला है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने बोला कि हम नेट जीरो की तरफ आगे जाएंगे। नाउ नेट जीरो में इंडिया को बोला कि आप भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम डिसाइड करो कि इस पर्टिकुलर टाइम तक में आप भी नेट जीरो तक पहुंच जाओगे। इंडिया ने बोला ऐसा नहीं हो सकता अभी हमारे लिए, बेसिकली COP26 की मीटिंग में वो सोच के बताएंगे, बट अभी तक का ये सिनेरियो है कि अभी उन्होंने नहीं बताया है। जब तक G20 की मीटिंग हुई है तब तक ऐसा डिसाइड नहीं किया इंडिया ने कि हम नेट जीरो कब तक डिसाइड करेंगे, कोई एक टाइम बाउंडेशन नहीं दिया है। ऑल्दो जो डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए वगैरह ने बताया कि मैं 2050 तक नेट जीरो तक पहुंच जाऊंगा। नेट जीरो क्या है, बेसिकली नेट जीरो मतलब मैंने आपको बताया कि अगर जितना कार्बन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना कार्बन हमें एब्जॉर्ब करने का टेक्नोलॉजी या हमारे पास ऑप्शंस होना चाहिए, उसे ही नेट जीरो कहते हैं बेसिकली। तो नेट जीरो अगर हम कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि कार्बन प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा, हमारा एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज ही नहीं होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ही बेसिकली बोला जा रहा है कि नेट जीरो की डेट बताओ या कोई एक टाइम फ्रेम बताओ। तो इंडिया ने बोला हमारे पास अभी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, बिकॉज आपने हमको एनर्जी का मेंबर बनाया नहीं है, मतलब ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेस हैं, बेसिकली हम कार्बन एमिशन स्टॉप कर सकते हैं तब जब हमारे पास उसका अल्टरनेटिव हो, लाइक कोयला यूज कर रहे हैं उसकी जगह हमारे पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, सोलर एनर्जी या वाटर एनर्जी या विंड एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये जो ऑप्शंस होने चाहिए, तो न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर आपने इंडिया को बनाया नहीं, और आप उम्मीद रख रहे हो कि इंडिया नेट जीरो की तरफ बात करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्टरनेटिव कुछ चाहिए। तो अगर आप हमें ग्रुप का मेंबर बना दोगे तो हम ट्राई करेंगे, क्योंकि तब हमारे पास एक अल्टरनेटिव आ जाएगा, तो हम कार्बन प्रोड्यूस करने वाले सारे ऑप्शंस को बंद कर देंगे और न्यूक्लियर एनर्जी वाले प्रोडक्ट हम यूज करने लगेंगे, जिससे कार्बन एमिशन नहीं होगा। बेसिकली इंडिया ने इसलिए डिमांड किया है किसकी, एनएसजी का मेंबरशिप के लिए। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये क्या होता है, ये मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम होता है। ये बेसिकली कंट्रोल करता है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, मतलब जो न्यूक्लियर प्रोडक्ट होते हैं जिनसे मैन्युफैक्चर किया जाता है न्यूक्लियर वेपन वगैरह, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था, जिससे कोई भी मिसयूज ना करे इन प्रोडक्ट्स का, बिकॉज इसका बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होता है। इस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे न्यूक्लियर वेपन किसी ने बना लिया और उसका मिसयूज कर लिया तो पूरा वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ग्रुप बनाया गया था, इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंट्रोल रहे इस ग्रुप के थ्रू, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसी ग्रुप का मेंबर इंडिया बनना चाहता है, जिससे क्या होगा, इंडिया को उसमें पार्टिसिपेशन मिल जाएगा और इंडिया
मैन्युफैक्चर कर सकेगा न्यूक्लियर वेपन या उस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएगा एनर्जी के लिए भी, ठीक है। तो उसका मेंबरशिप के लिए बात कही गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबरशिप के लिए इंडिया ने डिमांड किया है, किसमें, G20 की समिट में। कौन सी समिट में? 2021 की रोम समिट में। ओके, नाउ इस डिक्लेरेशन में आगे बात कही है कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में। नाउ कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में आपको सबको पता ही होगा। अभी उसमें बात ये कही गई है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया है कि पूरे वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन को 2021 तक में वैक्सीनेट करना है और 2022 के बीच में, मतलब जून 2022 तक में 70% लगभग पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है। ये WHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा बोला गया है। और ये भी बोला गया है कि हम सब मिल करके उन पुअर कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे जो कंट्रीज एफोर्ड नहीं कर सकती, सो दैट पैंडेमिक को कंट्रोल किया जाए पूरी तरह से। आगे बात कही गई टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेशन मतलब मिनिमम टैक्स 15% की बात कही गई है। कहाँ? पूरे वर्ल्ड में। मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीलेटरल मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, एक टैक्स का स्टैंडर्ड बनाने की बात कही गई है ना। आगे की स्क्रीन में आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कुछ कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए यूएसए की अमेजॉन, गूगल या कोई भी ऐसा फेसबुक, कुछ भी ऐसा कंपनीज हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, अपनी ब्रांचेस खोलती हैं। ब्रांचेस उसी जगह खोलती हैं जहाँ पे हर कंट्रीज का एक टैक्स सिस्टम होता है। कंपनीज से वो टैक्स कलेक्ट करता है, वो कंपनी से टैक्स कलेक्ट करने का परसेंटेज होता है। लाइक एक स्टैंडर्ड नहीं है, हर कंट्रीज अपने हिसाब से कलेक्ट करती है। कोई 10%, कोई 5%, कोई 15%। तो जो कंट्रीज कम टैक्स लेगी वो कंपनीज क्या करेंगी, वहाँ पे जाके अपनी ब्रांचेज या अपनी कंपनी बनाएंगी। जैसे मान लीजिए कोई भी एक्स कंपनी है, वहाँ पे टैक्स परसेंटेज है 5%, तो गूगल या अमेजॉन जाके वहाँ पे अपनी कंपनी की ब्रांच खोल देगी और वहाँ पे उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, तो उसकी कंपनी की अर्निंग ज़्यादा होगी बेसिकली। तो वो क्या करेंगे, उसी पर्टिकुलर कंट्री में जाके अपनी ब्रांचेस खोलेंगे और जो कंट्रीज़ का टैक्स 15% है या 20% है, वहाँ पर जाके वो ब्रांचेस नहीं खोलेंगी। उससे वो मतलब बेसिकली वो कंट्रोल नहीं रहेंगी। तो उसके लिए क्या किया गया है, एक सिस्टम बनाया गया। बेसिकली सारी कंट्रीज मिनिमम 15% टैक्स तो लेंगी ही लेंगी, ऐसा एक स्टैंडर्ड बनाने की बात कही गई है इसमें, टैक्सेशंस को कंट्रोल करने के लिए, जिससे ये प्रॉब्लम ना आए। और एक है ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। ग्लोबल इकोनॉमी मतलब जो अभी कोविड के कारण प्रॉब्लम्स हुई थी, कोविड सप्लाई चेन वगैरह डिसरप्ट हुआ था, या प्राइसेस जो बढ़ रहे थे, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए या एक स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए, कोई भी कंट्री में भुखमरी या ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए या मार्केट क्रैश ना हो, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक स्टेप्स लिया गया है। ठीक है, बताया गया है G20 की कंट्रीज़ ने बोला है कि हम नज़र रखेंगे पूरे ग्लोब में, कोई भी इम्पैक्ट ऐसा ना हो इकोनॉमी से रिलेटेड और डिसरप्शन नहीं होना चाहिए सप्लाई चेन का। ओके, और उसको ध्यान देंगे और इकोनॉमिक रिकवरी कराएंगे। कोई भी इश्यूज़ है उसको टैकल करेंगे सब लोग मिलके। तो वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।